अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम बात करेंगे एपिसोड 2 के पार्ट 1 के बारे में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि गुनश घर आ चुकी थी और वो महमद से मिल चुकी थी। उसके बाद हम देखते हैं कि अज़ील और दुर्सन एक कब्रिस्तान में मौजूद होते हैं, जहाँ पर वो एक मौलवी साहब के साथ अपनी माँ को दफना रहे होते हैं। शायद उस हादसे में जिसमें हम सोच रहे थे कि अज़ील की जान जाने वाली है, उसकी माँ यानी साबिया माँ की जान जा चुकी थी। इसी तरह वो गम के माहौल में वहाँ पर मौजूद होते हैं। फिर अज़ील सोचता है कि उस हादसे के वक्त दुर्सन भी वहाँ पर मौजूद था, वो आ चुका था जब ये सारा हादसा हुआ। इस तरह वो अपनी माँ को दफनाते हैं, फिर एक दूसरे को तसल्ली देते हुए वहाँ से चले जाते हैं। और अज़ील जाते वक्त अपनी माँ की कब्र पर हाथ रख के कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा माँ। फिर बारी बारी सारे लोग उनसे ताज़ियत करते हुए वहाँ से चले जाते हैं और दुर्सन दूसरी माँ यानी अज़ील की दादी को लेकर वहाँ से चला जाता है, आसिया दादी को। फिर एक लड़का अज़ील के पास आता है, यानी अज़ील का एक दोस्त कश्ती पर काम करने वाला, और कहता है हमें वो लोग मिल गए हैं कप्तान, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अज़ील कहता है शुक्रिया भाई। फिर वो लड़का वहाँ से चला जाता है और अज़ील दुर्सन से कहता है कि दुर्सन, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जिसने भी हमें इससे गुजारा है, मैं उनके जिस्म से उनकी रूह को निकाल दूँगा। हमारी माँ का खून जाएगा नहीं जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फैतोज़ अपने बाबा के कमरे में आ चुकी थी, जिसका हमें इंतज़ार था कि महमद ने अपने बाबा की जान ली है या नहीं। वो अंदर आके कहती है सुबह बखैर बाबा, यानी अपने बाबा को खुश आमदीद करने आती है नाश्ता लेकर। लेकिन उसके बाबा आँख नहीं खोलते, वो परेशान हो जाती है और बाबर बुलाने लग जाती है, बाबा बाबा आपको क्या हुआ, आप उठे नहीं, बाबा उठो। अचानक उसके बाबा आंखें खोल कर कहते हैं, फैतोज़ क्या हुआ, क्या वक्त हुआ है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो। फैतोज़ कहती हैं आपने मुझे डरा दिया, आप ठीक तो हैं। आगे से बाबा जवाब देते हैं मैं ठीक हूँ, बस ये इन दवाइयों की वजह से अक्सर ऐसा होता है कि जैसे मैं एक मुर्दे की तरह सो जाता हूँ। तुम नाश्ता लाई हो। फैतोज़ कहती है जी हाँ। बाबा कहते हैं तुम्हारी माँ क्यों नहीं लाई। फैतोज़ कहती है शायद वो अपना हक खोने से डर रही हैं, यानी उनको अपने हक ख़त्म होने का डर है। बाबा कहते हैं हाँ हाँ मैं जानता हूँ बिल्कुल, ये हक अज़ील के बारे में है ना। आगे से फैतोज़ कहती है जी हाँ। बाबा कहते हैं ये क्या लाई हो। फैतोज़ कहती है डॉक्टर आमिर ने पेरिस के नाश्ते के बारे में कुछ बात की थी और मैंने सुन लिया था। फिर आते हैं हम दूसरे सीन की तरफ, जिसमें अज़ील और दुर्सन उन आदमियों को मार रहे होते हैं और दुर्सन अपने होश खो बैठता है। अज़ील कहता है दुर्सन अपने आप को संभालो, हमें इनको नहीं मानना बल्कि हमें असली दुश्मन तक पहुँचना है, हम ये मिलकर कर लेंगे। फिर आते हैं हम दूसरे सीन की तरफ, जिसमें गुनश अपने घर वालों के साथ बैठे नाश्ता कर रही होती है और आयला साहिबा अचानक पूछती हैं कि तो तुम्हारा राइफ का सफ़र कैसा रहा। गुनश कहती है बहुत अच्छा था। आयला साहिबा कहती हैं कि अच्छा ही रहा होगा, क्योंकि बच्चे तो बहुत खुश थे, लेकिन जब तुम इधर आई थी तो महमद बहुत उदास था। मतलब तुम जब इधर नहीं थी, महमद इधर आया था, तुम्हारे बगैर वो उदास हो गया था। फिर अचानक महमद बोलने लग जाता है और कहता है कि हाँ ये झूठ नहीं है, मैं उदास वाकई हो गया था, लेकिन अब गुनश मेरे सामने है तो ये पुरानी बात हो गई है। अब मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ मैं इसके साथ हूँ। आप सबका क्या ख्याल है, जब मैं जेल में था तो क्या हुआ था। मैं हर वक्त गुनश के ख्वाब देखता था, लेकिन अल्लाह का शुक्र अब ये ख्वाब नहीं है। दूसरे सीन की तरफ देखते हैं कि अज़ील उन आदमियों को यानी धमका रहा था, गले पर गन या चाकू रख कर कि बताओ वो कौन है जिसने तुम लोगों को भड़काया, ये वो यानी मेरी माँ को मरवाया। तो आगे से वो कहते हैं भाई ऐसा ना करें, वो हमें भी मार देंगे, हम बताते हैं आपको। उन्होंने इशारे से काम देते हुए महमद का नाम ना बताते हुए मिस हवा का नाम बता देता है, यानी महमद की फुफ्फो का, यानी उस्मान साहब की बहन का। फिर आते हैं हम दूसरे सीन की तरफ, जिसमें यूनुस यानी आयला का बेटा गुनश से कह रहा होता है कि मैंने और महमद भाई ने आपके लिए सरप्राइज प्लान किया है। महमद अचानक एक हार निकाल कर गुनश के सामने रख देता है और कहता है कि असल में मैंने कुछ और प्लान किया था, लेकिन लड़कों ने वक्त पर उसकी तैयारी नहीं की, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये पसंद आएगा। गुनश कहते हैं इसकी क्या ज़रूरत थी। फिर महमद खड़े होकर कहता है ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हारी सालगिरह जेल में रहते हुए भी भूल जाऊँ मेरी प्यारी गुनश, और उसके गले में हार को पहना देता और कान के पास होकर कहता है कि तुम सबसे बेहतरीन की मुस्तैक हो। गुनश कहती है शुक्रिया। महमद कहता है इसे सेहत के साथ पहना। अचानक आयला पूछती है कि मंगनी कब है। गुनश हैरानी से देखती है और कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब अभी बहुत दूर है, यानी ऐसा कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वो घबरा चुकी थी, यानी वो इस बारे में सोच भी नहीं रही थी। अचानक महमद कहता है कि बहुत जल्द, इंशाल्लाह हम बहुत जल्द करेंगे। फिर नरमीन साहिबा बोलती हैं कि नहीं बेटा ऐसा कैसे हो सकता है, सरकारी कामों में बहुत देर लगती है।
और अचानक गुनेश नरमीन साहिबा की तरफ देखकर कहती हैं मेरा मतलब यानी ऐसा मेरा कोई मतलब नहीं था। नरमीन साहिबा उसकी बात को काटते हुए कहती मैं समझ गई, ठीक है समझ गई। यानी नरमीन साहिबा सोच रही थी कि ये शर्मा रही है। नरमीन साहिबा अपने बेटे महमद से कहती हैं कि बेटा ज़रा सोच समझ कर फैसला किया करो, अब तुम्हें गुनेश की मर्ज़ी को भी अपने सामने रखना होगा, जो ये चाहती है वो करना होगा। महमद गुनेश के पास हाथ रखते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, जो ये चाहेगी वैसा ही होगा। गुनेश नकली स्माइल करते हुए नीचे को मुँह कर देती है। फिर अचानक संसार आकर कहता है भाई आप मेरी बात सुन सकते हैं, और सबको कहता है आप सब सुकून से खाएं। और फिर महमद उठकर संसार के पास जाता है क्या हुआ। फिर संसार उसे सारा वाक़या बताता है कि अज़िल यानी अज़िल की माँ की मौत हो चुकी है, अज़िल बच चुका है। और आगे से महमद कहता है लानत हो। फिर आगे संसार कहता है फिक्र न करें, मेरे आदमियों ने सब संभाल लिया है। उन्होंने जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने आपका नाम लेने के बजाय मिस हवा का नाम ले लिया है अज़िल के सामने, और फिर अज़िल ने उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया है। फिक्र न करें, हमारा वकील पहुंच चुका है, वो उन्हें निकलवा लेगा। महमद कहता है चलो ठीक है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिर वो वहाँ से चला जाता है और महमद वहाँ पर आकर बैठ जाता है। बातें हम दूसरे सीन की तरफ, जिसमें अज़िल और दुर्सन घर आ चुके थे अपनी कार में, और दादी माँ ऊपर से देख रही थी। और अज़िल कमरे में आकर गुस्से से खड़ा हो जाता है और दुर्सन नीचे बैठ जाता है। अज़िल उसे कहने लग जाता है कि हवा का आखिरी नाम कार की आवाज़ है, मुझे इस्तांबुल में इसका पता चल चुका है। आइए हम दोनों देखते हैं कि वो अपने मेहमानों का इस्तकबाल कैसे करते हैं। और गन से निकाल कर दुर्सन के आगे कर देता है और दुर्सन उसे पकड़ लेता है। अज़िल नीचे बैठकर दुर्सन के पास कहता है कि हिम्मत ना हारो, हम सबको संभाल लेंगे। वो हमें किस हाल में ले आए हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो चलते हैं, हम देखते हैं कि वो हमारा इस्तकबाल कैसे करते हैं। हवा कार की आवाज़ हमारा इंतज़ार कर रही हैं इस्तांबुल में। फिर दुर्सन थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, वो जाने लगते हैं। अचानक सामने से दादी माँ आकर कहती हैं कहाँ जा रहे हो तुम लोग। अज़िल कहता है इस्तांबुल। आगे से दादी माँ कहती हैं मैं तुम लोगों को नहीं जाने दूंगी, मैं जानती हूँ तुम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हो। अज़िल गुस्से से कहता है अम्मी, यानी वो उनको भी अम्मी बुलाता था। आगे से वो कहती हैं मुझे पता है तुम बदला लेने जा रहे हो, तुम्हें साबी के कातलों का पता चल चुका है। आगे से दुर्सन कहता है हमें जाने देंगे, हमारे लिए ज़रूरी है। दादी माँ कहती है तुम मुझे रोंदे बगैर कहीं नहीं जा सकते। अज़िल कहता है मेरे पास कोई रास्ता नहीं, मुझे वो लोग मिल चुके हैं, मुझे उनको मारना होगा। मेरी वजह से साबी माँ मर गई, मेरा फ़र्ज सिर्फ साबी माँ तक नहीं था बल्कि आप और दुर्सन का भी है। मैं तुम लोगों को कुछ नहीं होने दे सकता, मेरा कर्ज अदा करने दे। फिर अज़िल एक कहावत में कहता है कि मैं ये कर्ज अदा करके एक ये अकाउंट बंद कर दूंगा, यानी ये किस्सा ख़त्म कर दूंगा। अगर दादी कहती है किस्सा ख़त्म करके क्या होगा, अकाउंट बंद करके क्या होगा। हाँ, साबी माँ को ये पसंद आएगा क्या, वो खुश होगी क्या। वो चाहती है कि तुम लोगों को ये हो, तुम लोग वहाँ पर जाओ, तुम लोगों को कुछ हो। अगर तुम्हारे पैर की बजाय तुम्हारे नाखून को भी पत्थर लगे तो उसे तकलीफ होगी, तुम लोग वहाँ जाना चाहते। फिर दुर्सन जाने लगता है, वो उन्हें रोक देती हैं। फिर अचानक अज़िल चिल्लाकर कहता है चलो ठीक है, उनका खून ज़मीन पर पड़ा रहने दो, बल्कि मुझे उस कब्र में होना चाहिए था। इस वक्त वो मेरी जगह वहाँ पर मौजूद हैं, सिर्फ मेरी वजह से थे। बराह करम जाने दे हमें, हम अपने रास्ते पर जाएंगे। आगे से वो कहती हैं नहीं, मैं तुम लोगों को नहीं जाने दूंगी। तुम क्या चाहते हो कि तुम मुझे भी जिंदा दफन करके जाना चाहते हो, मुझे भी रौंद कर जाना चाहते हो, मुझे भी कब्र में दफना जाओ। क्योंकि मैं अगर तुम्हें खो दूंगी, तुम लोगों को खो दूंगी, तो मेरा दिल जिंदा नहीं रह पाएगा। फिर अचानक वहाँ पर खामोशी छा जाती है और अज़िल और दुर्सन एक दिल से एक तरफ देखने लग जाते हैं। यानी वो फैसला कर चुके थे हम जाएंगे, लेकिन इनकी नज़रों से दूर होकर। फिर आते हैं हम दूसरे सीन की तरफ, जिसमें हवा साहिबा महमद से पूछनी होती है क्या ये आसमान का बेटा था जिसने हमारा सामान समंदर में फेंका। महमद उसे सारा वाक़या बताता है। जी हाँ, परसों से हमको उसने छुपा कर रखा हुआ था बगैर शर्म के, यानी कश्ती पर जो भी हुआ वो उसकी वजह से हुआ था। वो इसका बदला लेने आ रहा है आपके पास। आगे से वो कहती है मेरे पास क्यों। आगे से महमद सारा वाक़या बताता है कि मेरे आदमियों ने आपका नाम ले लिया है, मतलब इससे आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए, जैसे भी आया उसे गोली मार दीजिएगा। आगे से वो खुश हो जाती हैं, खुशी से मारूंगी क्यों नहीं, आखिरकार उस्मान का बेटा मर जाएगा, मुझे और क्या चाहिए। यानी वो उस्मान साहब से कोई बदला लेना चाहती थी। फिर आते हैं हम दूसरे सीन की तरफ, जिसमें गुनेश उदास होकर कमरे में बैठी होती है जो कुछ नीचे हुआ। नरमीन साहिबा पीछे से आकर कहती हैं बेटी हम बात कर सकती हैं। वह कहती हैं आइए अंदर आइए। क्यों नहीं, अंदर आकर वो से कहती है तुम उदास लग रही है। गुनेश कहती है आइए मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। वैसे भी वो कहती है तुम उदास लग रही हो नीचे, क्योंकि तुम खुश नज़र नहीं आई। जब महमद तुमसे बात कर रहा था तुम्हें तो खुश नज़र आना चाहिए था। आगे से गुनेश कहती है देखिए मैं महमद से बहुत प्यार करती हूँ, बिल्कुल करती हूँ। आगे से नरमीन साहिबा कहती हैं जी हाँ वो भी तुमसे प्यार करता है। आगे से गुनेश कहती है नहीं, मतलब मैं उससे फतोस की तरह प्यार करती हूँ, अपने भाइयों की तरह।
आगे से नरमीन साहिबा के चेहरे की रंगत उड़ चुकी थी। वो कहती है, बेटा तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम्हें ऐसा प्यार करने वाला मिला है, पर वो तो बचपन से तुमसे प्यार करता है, तुम्हें इसकी कदर करनी चाहिए। और गले में हार पहनाकर वहाँ से चली जाती हैं। और गुनश तो एक सख्त हालत में यानी एक पत्थर की तरह बनकर रह जाती है और ऊपर की तरफ देखने लग जाती है। दूसरी तरफ आते हैं कि महमद के पास संसार आकर कहता है, भाई आपने मुझे बुलाया? महमद कहता है, हाँ मैंने तुम्हें बुलाया था किसी काम था। शाहरुख काज़मी को कॉल करो और उसे बताओ कि महमद साहब को पैसों की ज़रूरत है, $30 मिलियन की, पर 2 दिन में मुझे ये पैसे चाहिए और उस्मान साहब को पता नहीं चलना चाहिए। अगर वो आगे से पैसे बढ़ाकर वापस लेना चाहें यानी सूद के साथ तो भी मान जाओ। वो कहता है, ठीक है भाई। किनारे साहब पीछे से आकर कहते हैं, महमद तो तुम यहाँ हो, तुम्हारे बाबा तालाब के पास तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। महमद कहता है, क्या कोई अच्छी खबर है? अगर किनारे साहब कहते हैं, ये तो तुम्हें पता हो बेटा, खुद सोचो। फिर महमद संसार की तरफ देखकर वहाँ से चला जाता है। अब आते हैं हम दूसरे सीन की तरफ, जिसमें उस्मान साहब महमद से बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि मुझे उम्मीद है जेल में रहकर तुम काफ़ी बदल चुके होगे और मैं चाहता हूँ कि तुम अब इस घर का सरबराह बनकर दिखाओ। यानी मैं नहीं चाहता कि मुझे अपनी औलाद के फ्यूचर के बारे में कोई भी परेशानी लेनी पड़े। आगे से महमद कहता है, फिक्र मत करें बाबा, यानी वो खुश हो चुका था दिल से कि ये मुझ पर भरोसा कर रहे हैं। उस्मान साहब कहते हैं कि मुझे तुम नाराज़ नहीं करोगे, उम्मीद है कि मैं तुम पर यकीन कर सकता हूँ। महमद कहता है, जी हाँ बाबा, हम मुझ पर यकीन कर सकते हैं और वैसे भी मैं गुनश के साथ शादी करके बहुत जल्द अपना ख़ानदान बना लूँगा। फिर अचानक महमद को कॉल आने लग जाती है। उस्मान साहब कहते हैं, कॉल उठा, फिक्र मत करो, अपने काम पर तवज्जो दो, तुम्हारे लिए कॉल ज़रूरी है। आगे से महमद कहता है, नहीं बाबा, मैं बाद में उठा लूँगा। फिर उस्मान साहब कहते हैं, अगर ऐसा ना हुआ तो दूसरी सूरत में तुम्हें दूसरा तरीका अख्तियार करना होगा। महमद कहता है, दूसरा तरीका क्या? उस्मान साहब कहते हैं, तुम्हारा एक बड़ा भाई भी है, तुम जानते हो, वो सब कुछ संभाल सकता है। फिर महमद अचानक परेशान हो जाता है, उठकर कॉल देखकर वहाँ से चला जाता है और कॉल उठा लेता है और कहता है कि बोलो संसार। आगे से संसार कहता है, भाई यारिन काज़मी कहते हैं कि अगर उस्मान मचारी ने ऑर्डर दिया तो मैं ये पैसे महमद को दे सकता हूँ, वरना नहीं। आगे से महमद गुस्से से कहता है, तो अब उस्मान मचारी के बाद मुझे यारिन काज़मी से भी निपटना होगा, इन सब को मुझसे एक दिन माफ़ी मांगनी होगी। फिर कॉल काट कर वहाँ से गुस्से से चला जाता है। फिर उसकी माँ आकर कहती है, महमद क्या हुआ? महमद कहता है, माँ मेरा दिमाग मत ख़राब कीजिएगा, मैं पहले बहुत परेशान हूँ। माँ को लगता है कि ये शायद गुनश की वजह से परेशान था, गुनश ने इसे मना कर दिया था। माँ कहती है, अगर तुम गुनश की वजह से परेशान हो तो मैंने उससे बात कर ली है। महमद अपने दिमाग में उलझा हुआ था, कहता है कि क्या मतलब गुनश से बात, और वहाँ से चला जाता है। फिर पीछे से आयला साहिबा आ जाती हैं और तंजिया अंदाज में नरमीन साहिबा को कहती हैं कि मुझे लगता है कि ये गुनश की वजह से बहुत नाराज़ है। आखिरकार महमद 10 महीने जेल में रह कर आया और गुनश के ख्यालों में रहा है, वो उससे प्यार करता है, लेकिन जब वो आया गुनश स्कूलों में थी। गुनश अपनी जिद पर अड़ी हुई है। नरमीन साहिबा गुस्से से कहती हैं, आपको अपनी नाक को वहाँ नहीं चिपकाना चाहिए जहाँ आपका ताल्लुक ना हो बहू। आगे से कहती है, मैंने ऐसा क्या कह दिया, मैंने तो बस वैसे ही बात की है, लेकिन आप भी अपनी जगह सही हैं। अगर मेरे हक की भी एक और अपना बेटा लेकर आ जाते तो मैं भी परेशान हो जाती, अल्लाह आपकी हिफाजत करे। फिर वो वहाँ से गुस्से से चली जाती है और पीछे से तंजिया अंदाज में मुस्कुराने लग जाती है। फिर दूसरे सीन की तरफ हम देखते हैं कि गुनश मुस्कुराकर अपने मोबाइल में एक तस्वीरें देख रही थी जो कि स्कूल वालों ने से भेजी थी। दरअसल वो दिल को मुस्कुरा कर देख रही थी और अचानक ख्यालों में गुम हो जाती है। फिर आते हैं हम दूसरे सीन की तरफ जहाँ पर रात हो चुकी थी और अजील और दुल्फन आसिया माँ को कमरे में सोया हुआ देखकर मौका पाते हुए वहाँ से कार में बैठकर निकल जाते हैं बदला लेने। दूसरी तरफ गुनश भी अपने कमरे में वो लॉकेट देखकर अजील को याद कर रही थी। फिर अगली सुबह हम देखते हैं आसिया माँ उठकर कहती हैं, दुर्सुन अजील इधर आ, नाश्ता तैयार है। फिर वो देखती हैं कि वो वहाँ पर नहीं थे और अचानक एक खत को पढ़ती हैं जिस पर लिखा था, हमें माफ़ कर दीजिएगा आसिया माँ, हमें जाना होगा। तो आसिया माँ वहाँ पर बैठकर रोने लग जाती हैं। दूसरे सीन की तरफ हम देखते हैं कि अजील और दुर्सुन कार में इस्तांबुल पहुँच चुके थे और इधर आसिया माँ ने उस्मान साहब को कॉल की थी। उस्मान साहब कॉल देखकर कहते हैं कि माँ की कॉल है। आगे से किनारे साहब कहते हैं, उठाइए चचा, इंतजार मत कीजिए। वो उठाते हैं और कहते हैं, जी माँ। आगे से माँ चिल्लाकर कहती हैं कि अजील इस्तांबुल आ रहा है। उस्मान साहब कहते हैं, ये तो खुशी की बात है, मैं उसका इस्तकबाल करूँगा। वो कहती है, वो तुम्हारे लिए नहीं आ रहा, वो साबदी के कातिलों को मारने आ रहा है। उस्मान साहब कहते हैं, 1 मिनट मुझे सब बताइए, फिक्र मत कीजिए, मैं संभाल लूँगा। फिर वो कहते हैं, अच्छा, और कॉल बंद कर देते हैं। और किनारी साहब कहते हैं, क्या हुआ? उस्मान साहब कहते हैं, रास्ते में मैं सब कुछ बताता हूँ। वहाँ से चले जाते हैं और अचानक आदमियों को कहते हैं, आदमी इकट्ठे करो, हमें जाना होगा। वहाँ पर नरमीन साहिबा, महमद और फैत वो सारे घर वाले बैठे थे, आयला साहिबा और हाकी साहब भी।
वो कहते हैं क्या हुआ क्या हुआ, आप लोग कहाँ जा रहे हैं। उस्मान साहब कहते हैं हाँ कि तुम यही रहो, और बाकी आदमियों कहते हैं तुम लोग मेरे साथ आओ, और वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ कार में मेहमत संसार से कह रहा होता है कि आसिया साहिबा ने कॉल की होगी मेरे बाबा को। आगे से कहते हैं जी भाई उन्होंने कॉल की, और वो उनके पीछे जा रहे हैं। आगे से मेहमत कहता है देख लो, और हम क्या कर रहे हैं, हम उन्हें बचाने जा रहे हैं, मेरे बाबा को देखो, वो उसे बचाने जा रहे हैं जैसे मैं मानना चाहता हूँ। फिर मेहमत हवा साहिबा को कॉल करता है और कहता है कि जैसा कि मैंने कहा था कि इस्तांबुल में है, वो आ चुका है, और अब आपको अपना काम करना होगा, उसे गोली मारकर उसकी लाश को कहीं फेंक दीजिएगा। वो कहती है उसे आने दो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अदिल वहाँ पर पहुँच चुका था अपनी कार में, और हवा साहिबा उसे कैमरे में देख रही थी। और अदिल दुर्सन से कहता है कि दुर्सन ये वाजिया नहीं है कि यहाँ पर क्या होगा, लेकिन मैं खुश हूँ कि तुम मेरे साथ हो पार्टनर। आगे से दुर्सन कहता है और मैं भी हर चीज़ के लिए पार्टनर। फिर अज़ीज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ कर वहाँ से उतर कर दुर्सन के साथ अंदर चला जाता है, और हवा साहिबा कहती हैं उन्हें आने दो, यानी अपने आदमियों को फ़ोन पर। और आदमी ने कुछ नहीं कहते और अंदर की तरफ इशारा करके कहते हैं कि वो वहाँ है। फिर अदिल हवा साहिबा के सामने मौजूद था। हवा साहिबा कहती हैं तुम्हें आने में कुछ देर नहीं होगी, मुझे तो लगा था कि तुम वक्त से पहले ही आ जाओगे, तुम दोनों में से अज़ीज़ कौन है। अज़ीज़ बोल कर कहता है तो आप हवा साहिबा हैं। हवा साहिबा कहती हैं ओ तो यकीनन आप अज़ीज़ होंगे। हवा कहती है बैठ जाओ। अज़ीज़ कहता है बैठने नहीं है। हवा कहती है तो तुम यहाँ पर क्यों आए हो। अज़ीज़ कहता है हम अपनी माँ का बदला देने आए हैं। और अज़ीज़ और दुश्मन गन निकाल कर हवा की तरफ कर लेते हैं। हवा कहती है ओ तो ऐसा बदला, और हवा के आदमी पीछे जाकर गंद निकाल कर दुर्सन और अज़ीज़ के सर पर रख देते हैं। हवा कहती है इस बदले के बारे में तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, मुझसे बेहतर कौन जानता होगा। मैं तुम्हें तफसील से बताना चाहती हूँ, लेकिन अफसोस इसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा और तुम लोगों के पास ज़्यादा वक्त भी नहीं है। हवा अज़ीज़ से पूछती है कि मेरी मसनूआत को तुमने समुद्र में फेंका था। अज़ीज़ कहता है किस किस्म की मसनूआत, ये तो सब जानते हैं। हवा कहती है यहाँ पर हम बात कर रहे हैं $30 लाख की। अगर फिर भी हम तुम्हें वाज़ेह तौर पर नहीं समझा सकते तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि मसनूआत पैसे से ज़्यादा अहम थी। अज़ीज़ तंज़ी अंदाज में कहता है मुझे कोई अंदाज़ा नहीं कि मैंने कितनी गड़बड़ की थी, क्योंकि मैंने गिना ही नहीं। आगे से हवा साहिबा कहती हैं तुम एक बहादुर लड़के नज़र आ रहे हो, लेकिन अगर तुम जैसे ही बड़े हुए तुम लोगों के लिए ज़रूरी होते जाओगे। बदकिस्मती से ये मौका तुम्हें नहीं मिलेगा। और अपने आदमियों को कहती है इन्हें यहाँ से ले जाओ। वो आदमी उन्हें ले जा रहे होते हैं तो अज़ीज़ उनका ध्यान दूसरी तरफ करने के लिए बार बार कहता है दुर्सन मेरे भाई दुर्सन, और अचानक उनकी गन छीन लेता है और उनकी तरफ गन चलाने लग जाता है और पीछे जाकर दुर्सन के साथ छुप जाता है टेबल के पीछे। दुर्सन कहता है मैं तो गोलियों से बच गया। अज़ीज़ कहता है मैं भी। फिर अचानक आदमी आगे आकर उनके सर पर गन रख के कहते हैं हाथ ऊपर उठाओ और बाहर निकलो। अज़ीज़ ज़मीन पर गन रख के कहता है ठीक है, मुझे यहाँ पर पकड़ लो, मेरे भाई दुर्सन को जाने दो। दुर्सन कहता है अज़ीज़। फिर वो आगे से कहता है दुर्सन चुप करो। फिर वो आदमियों को कहता है ठीक है डील डन हुई, पक्का हम यहीं करेंगे। इससे पहले कि वो आदमी इन दोनों को ख़त्म करते हैं, पीछे से उस्मान साहब अपने आदमियों के साथ पहुंच जाते हैं और गोलियों की बारिश करने लग जाते हैं। उन सबको मार कर इनको बचा लेते हैं। अज़ीज़ और दुर्सन बिल्कुल हैरान थे कि ये हीरो की तरह यहाँ पर आए और इन्होंने हमें बचा लिया। फिर एक आदमी लेटा हुआ यानी जख्मी हालत में अज़ीज़ को गोली मारने लगता है और मेहमत आगे आकर उस आदमी को गोली मार देता है और फिर सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच लेता है हीरो बन। फिर उस्मान साहब कहते हैं चलो यहाँ से चलते हैं, और सब वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन किनारी और मेहमत वहाँ पर ही होते हैं और एक आदमी किनारी के पास जाकर कहता है भाई हमने उन्हें बहुत जगह ढूंढा लेकिन वो यहाँ से जा चुके हैं। किनारी कहते हैं अच्छा ठीक है, इधर की सफाई कर दो और फिर आ जाना। वो कहता है जी भाई, और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं मेहमत और किनारी साहब भी। इधर उस्मान साहब और अज़ीज़ भी कार में बैठकर चले जाते हैं। फिर रास्ते में अज़ीज़ उस्मान साहब से पूछता है कि आपको कैसे पता चला कि हम यहाँ पर थे। उस्मान साहब कहते हैं मेरी माँ ने बताया, यानी तुम्हारी दादी ने। अज़ीज़ कहता है उनका शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर आए और आपने हमें बचा लिया। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे, अल्लाह आपसे राज़ी हो। लेकिन अब हम किसी बेहतर जगह उतरेंगे। उस्मान साहब कहते हैं बेहतर जगह नहीं, हम घर पर जा रहे हैं। तुम अपने घर पर जाओगे, अब वहाँ पर रहोगे और मैं अपनी माँ को भी बहुत जल्द वहाँ पर ले आऊँगा। इसके अलावा हवा कोई दुश्मन नहीं है, उससे तुम अकेले भी नहीं पड़ सकते थे। जैसा कि तुमने देखा कि तुम अपनी माँ को खोने के बाद तकरीबन दुश्मन को भी खोने ही वाले थे, लेकिन अब से तुम मेरी नज़रों के सामने रहोगे और अब हम सब एक खानदान बनकर रहेंगे। यह सब कुछ अज़ीज़ खामोशी से सुन रहा था। अब आते हैं हम दूसरे सीन की तरफ, जिसमें मेहमत संसार के साथ कार में जा रहा था। संसार मेहमत से माफ़ी मांगते हुए कहता है भाई मुझे माफ़ कर दें, जो भी हुआ मेरी लापरवाही की वजह से हुआ। मेहमत कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर संसार कहता है बुरा मत मानिएगा, मुझे बताइएगा कि आपने उसे क्यों बचाया, मतलब आप तो उसे मारना चाहते थे, आपने हीरो क्यों बनकर दिखाया, आपने अचानक अपनी जान खतरे में क्यों डाल दी।
मेहमत कहता है जैसा कि तुम जानते हो कि अगर मैं उसे ना भी मारता तो किनारी साहब मार देते उस आदमी को और अजील को बचा लेते। इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए मैंने खुद को हीरो बनाना मुनासिब समझा। समझते हो ना तुम? आगे से संसार कहता है जी हाँ। दूसरी तरफ उस्मान साहब अदिल को अपने घर लेकर आ चुके थे और अदिल को गेट के पास आकर कहते हैं चलो अंदर चलते हैं, और अदिल और मेहमत और सारे आदमी अंदर जाने लग जाते हैं। जैसे ही घर के अंदर पहुंचते हैं और आयला साहिबा दूर से देखकर कहती हैं इंशाल्लाह ये अच्छे के लिए ही होगा। वो घर के अंदर आते हैं तो नरमीन साहिबा खड़े होकर कहती हैं उस्मान साहब क्या ये अच्छे के लिए है, बताइए, और ये हमारे मेहमान कौन हैं? उस्मान साहब कहते हैं मैं इनका इंट्रोडक्शन करवाता हूँ आप सबसे। जैसा कि मैंने आप सबको अपने बेटे अज़िल के बारे में बताया था, ये है अज़िल। और बारी बारी वो अपने घर वालों के बारे में बताते हैं अज़िल को, यानी ये मेरी सबसे छोटी बेटी फैतोस है, ये किनादी साहब हैं, ये हाकी साहब हैं यानी नरमीन साहिबा के छोटे भाई, और ये हाकी साहब की बीवी हैं आयला साहिबा, और ये यूसुफ है आयला साहिबा का बेटा, और ये नरमीन साहिबा मेरी बीवी हैं। फैतोस अज़िल से हाथ मिलाकर कहती है अस्सलाम वालेकुम मेरे नए भाई, और फिर पूछती है कि ये लड़का कौन है? उस्मान साहब कहते हैं ओ ये तो अज़िल का भाई है दरअसल। फिर हाकी साहब भी कहते हैं खुशामदीद, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। लेकिन अज़िल किसी का जवाब नहीं देता, सर हिला देता है बस। और फिर उस्मान साहब कहते हैं ये मेरा बेटा मेहमद जिससे तुम अभी कुछ देर मिले। फिर अज़िल उससे हाथ मिलाकर कहता है शुक्रिया दोस्त, तुमने मेरी जान बताई, अगर तुम ना होते तो मैं पहले ही मर चुका होता, तुम अपनी जान खतरे में ना डालते। यह सुनकर नरमीन साहिबा गुस्से से आगे होकर कहती हैं क्या मतलब खतरे में? आगे से मेहमद कहते हैं कोई बात नहीं माँ, ये सब कुछ गुजर चुका है। फिर उस्मान साहब अदिल को कहते हैं दोस्त नहीं ये तुम्हारा भाई है। फिर अचानक पीछे से सीढ़ियों से किसी के भागने की आवाज़ आती है और मेहमद कहता है चलो मैं तुम्हें अपनी होने वाली बीवी गुनस से मिलवाता हूँ। ये नाम सुनते ही अदिल चौंक कर पीछे देखता है और देखता है वहाँ पर गुनस मौजूद थी और उसे हैरानी से देखने लग जाता है। ये इससे शादी करने जा रही है, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, शायद ये मुझसे मोहब्बत नहीं करती होगी। दुफ्सन भी लंबी सोच में पड़ जाता है और गुनस अदिल के पास आती है और अदिल उसे हाथ मिलाकर कहता है मैं अदिल, और गुनस कहती है मैं गुनस। फिर कुछ देर तक वो एक दूसरे को हैरानी से देखते रहते हैं और हाथ मिलाकर खड़े रहते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी एपिसोड 2 का पार्ट 1। अब मिलते हैं हम पार्ट 2 में। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। अल्लाह हाफिज।